नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त हिंडोली के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाइयों और चलिए सुनते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं हिंडोली में आपके बीच में यहाँ हाजिर हुआ और लगभग 1000 करोड़ 974 करोड़ की हिंडोली की जो योजना, हिंडोली नैनवा चंबल परियोजना, उसका गवर्नमेंट कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज, अकले रोड से दही 61 किलोमीटर, ग्वालियर से मेंढी 30 किलोमीटर, हरिपुरा से आरती का खेड़ा 21 किलोमीटर की सड़क का काम भी प्रारंभ हुआ। मुझे खुशी है कि आप जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने भी आज हिंडोली में जो अशोक चांदना ने आह्वान किया, आप सब पधारे यहाँ पर। गर्मी भी है, पर महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी तादाद में पधार करके मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से अशोक चांदना को आपने 30,000 से अधिक वोटों से जिताया था। उसके लिए तो मैं पिछली बार आया था, तब भी मैंने हिंडोली में आपका धन्यवाद किया था कि आपने एक ऐसे होनहार व्यक्तित्व धनी को, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, ऐसे नौजवान को आपने जो आशीर्वाद दिया है। लंबे अरसे से हम लोग हिंडोली जीत नहीं पाते थे, अब आपने शुरुआत कर दी है विकास की गंगा लाने की। अशोक चांदना हमेशा हिंडोली में पानी हो या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या जो पेंशन वगैरह होती है, सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, गरीब को, ठेले वाले को, मजदूर को, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने मांगा है, कॉलेज की बात हो, आपकी जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी बूंदी के अंदर, ज़मीन ले ली गई है, कॉलेज की ज़मीन भी हो गई है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया, तो आप कल्पना करो, जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है हिंडोली में, एक के बाद एक घोषणा हो रही है। और मैंने कह रखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और ये वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूँ, उसमें स्कूलों के ज्ञान बिक जाता है, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी हमने, सीनियर सेकेंडरी सीधी। जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में, सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साथ में, एक कलम से। कॉलेज हमने 60-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान के अंदर। हमने आपके आशीर्वाद से इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है।
जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में, उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और हमने कह दिया जब 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है आपका इलाज चिरंजीवी योजना लाए हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने फ्री दवाइयाँ शुरू करी थी। अब तो हमने वो काम किया है जिसका हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर कीर्तिमान बनेगा। पूरा इलाज, आपका पूरा इलाज, चाहे आप ओपीडी में जाओ और चाहे भर्ती होने के लिए जाओ, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होने लग गया, फ्री होने लग गया है। नंबर 1, बीमा हमने किया है प्रति परिवार का। पहले 5 लाख आता भी पड़ता थी, बताया आपको, अब 10 लाख का कर दिया बीमा। नंबर 2 और नंबर 3, ये जो मंत्री जी कहते हैं बार बार, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। आप यहाँ जिस रूम बैठे हुए हो तो मैं मान के चलता हूँ भी सीपी जोशी जी आए थे, नाम पुकारा, तमाम महिला ताली बजा रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक लगती है, हिंडोली के अंदर हर चीज़ को समझती है। तो मैं कहना चाहूँगा 10 लाख के बीमे की बात अलग है, उसके अलावा भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति, तो उस चिरंजीवी योजना के साथ में 5 लाख का बीमा भी कर दिया है दुर्घटना का। अभी लोग कहीं डूब गए पानी के अंदर, बरसात में एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और बात सरकार के मिशन ग्रीन एनर्जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम मोदी ने नई वितरण योजना का शुभारंभ किया और एनटीपीसी की विभिन्न ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने नोक में 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी और पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए उतना ही अहम है। और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब बात बीजेपी के मिशन बिहार की, जहां पटना में बीजेपी का मेगा शो हो रहा है। बीजेपी के 2 दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर नड्डा के स्वागत की है। यहां नड्डा का पान, पाग और मखान से स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा का काफिला वहां से आगे बढ़ा। बीच की तीसरी और बड़ी तस्वीर जेपी नड्डा के रोड शो की है। बीजेपी के इस मेगा शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। शेखपुरा मोड़ होते हुए, बेली रोड होते हुए अम्बेडकर। उधर
भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को एक बड़ा स्कैम बताया है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर केजरीवाल की नई शराब नीति स्कैम नहीं है तो फिर सीबीआई की जांच से वो क्यों डर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो जाने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालवीय ने कहा कि आखिर क्यों सरकार ने पुरानी नीति पर लौटने का फैसला किया। अगर जांच होगी तो सत्येंद्र जैन के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे। उन्होंने अपनी शराब पॉलिसी वापस ली, क्यों ली? क्योंकि उनको डर है कि अभी एजेंसी और जाएगी खोदने के लिए और आपसे पूछताछ करेगी। जितना तुम चलाओगे उतना तुम मरोगे, क्योंकि एक एक जोन के आदमी से 20-20 करोड़ रुपया कैश लेते हैं। उस सारे पैसे को पंजाब के गोवा के इलेक्शन में यूज करते हैं। तो ये कल उनको पॉलिसी वापस लेनी पड़ी दिल्ली सरकार की। ये कल दूसरी हमारी बहुत बड़ी जीत है। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां घाटोल क्षेत्र में एक युवक और युवती को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती को घर के आंगन में पेड़ से रस्सी से बांधकर एक युवक बड़ी ही बेरहमी से लकड़ी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। युवती चिल्ला रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन उसके साथ मारपीट जारी है। कहा जा रहा है कि युवती शादीशुदा है। दरअसल किसी ने युवती के परिजनों को इसकी सूचना दी कि युवती किसी युवक के साथ घूम रही है। इसके बाद युवती के परिजन युवक और युवती को जबरन जीप में बिठाकर ले गए और बाद में दोनों को घर के आंगन में बांधकर मारपीट की। वीडियो में 5 से 6 लोग नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद्र ने की है और कहा कि रात को टीम मौके पर पहुंची। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेरहमी से यहां पर एक युवती के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि युवती शादीशुदा है और किसी युवक के साथ घूमती हुई पाई गई, जिसे लेकर यहां पर मारपीट की गई। इसे लेकर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज की ओर से एक ट्वीट भी सामने आया है और इसे लेकर इन्होंने जमकर कांग्रेस को घेरा। अत्याचार की पराकाष्ठा इसे बताई है और इसके साथ ही कहा है कि यही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा, राजस्थान के बांसवाड़ा में एक महिला के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए प्रियंका गांधी जी, यही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां श्रीगंगानगर पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि कल पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों ही बदमाश लॉरेंस गैंग के हैं। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि रंगदारी वसूलने आए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही गुर्गे हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के इस घटनाक्रम में कोई भूमिका सामने नहीं आई। आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि भागने में कामयाब रहा आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और कुछ महीनों पहले चूरू में हुई फायरिंग मामले में भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है ताकि इनके स्थानीय कॉन्टैक्ट्स का भी पता चल सके। कल देर रात श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक व्यवसायी से रंगदारी वसूल करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में भी कामयाब हुआ। हमारे साथ श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के ये जो गुर्गे बताए जा रहे हैं ये आपके हत्थे चढ़े। जी देखिए, एक व्यवसायी है यहाँ पर जिनको इंटरनेट कॉलिंग से फ़ोन करके और फिरौती मांगी गई 5 लाख की। हमने उस केस में FIR दर्ज की जब वो हमारे पास आए और एक ट्रैप सेट किया जिसमें उनको पैसा ऑफ़र करके उनको बुलाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को ने उनकी गाड़ी आइडेंटिफाई की और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना था कि पुलिस की टीम एक्सपोज ना हो और जो व्यवसायी हमारे साथ था उसे किसी तरह का खतरा ना पहुंचे। फिर उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया, आगे जाके खेतों में वो गाड़ी पलटी और पुलिस ने गाड़ी को और उसमें मौजूद 3 लोगों में से 2 लोगों को अपने कब्जे में लिया। एक व्यक्ति जो है वो बचकर भागने में कामयाब रहा। अब इन दोनों को रिमांड पे लिया जा रहा है। इन दोनों के नाम हैं
अमित विश्नोई और भैरू सिंह, और एक आरजू विश्नोई जो है वो भागने में कामयाब रहा, जिसके पीछे टीमें हैं। अब आगे रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ करेंगे, कौन और लोग इन्वॉल्व थे, क्यों इस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यवसायी को टारगेट किया गया, इत्यादि बारे में अनुसंधान किया जाएगा। सर, आरजू विश्नोई जो आपकी पकड़ से भागने में कामयाब रहा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? क्या वो लॉरेंस विश्नोई के लिए काम कर चुका है? जी, वो इस गैंग का एक्टिव सदस्य रहा है। आई थिंक चूरू में कुछ महीने पहले एक फायरिंग हुई थी जिसमें वो वांटेड भी चल रहा है, और आई थिंक और भी उसके और मुकदमे होंगे। अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालेंगे तो बाकी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। इसमें एक बात बड़ी काबिल तारीफ रही, खासतौर से उस व्यापारी की जिन्होंने आपको अप्रोच किया, और आपने भी बड़ी सेंसिटिविटी दिखाते हुए इन गुर्गों को पकड़ा। तो आप काफ़ी हमारे श्री गंगानगर में हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल्स मिल रही हैं, तो अन्य लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भाई, हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप डर छोड़ें और आएँ ये लोग, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा सके और एक व्यवसायी अपना नॉर्मल लाइफ आराम से लीड कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। उधर दौसा के लालसोट में पिछले 75 दिन से जारी धरना आज समाप्त करने पर सहमति बनी। दौसा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद धरना दे रहे लोगों को भी कलेक्ट्रेट बुलाया गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के दौरान धरना समाप्त करने को लेकर सहमति बनी। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निर्देश पर पट्टा प्रकरण को लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई गई, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब ये जांच कमेटी पट्टा प्रकरण को लेकर रिपोर्ट देगी और उसके बाद पट्टा को निरस्त करने को लेकर फैसला होगा। गौरतलब है कि लालसोट शहर में बेशकीमती जमीन का पट्टा नगर पालिका के चेयरमैन रक्षा मिश्रा के प्रति दिनेश चंद्र मिश्रा के नाम जारी हुआ था। इस पट्टे के मामले में धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि ये जमीन मास्टर प्लान में सुविधाओं के लिए रिजर्व है और नगर पालिका चेयरमैन के पति के नाम फर्जी तरीके से पट्टा जारी हुआ है। यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब भी आज पधारे हैं और मैं भी हाजिर हुआ हूँ। कलेक्टर साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं और सभी लोग आए हैं। नगर पालिका से ईओ भी हैं और पार्षद महोदय भी हैं, आमजन भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये डिसाइड हुई, हम एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के हेड होंगे एसडीएम साहब लालसोट और एक एटीपी होंगे जो हम दौसा से भेज रहे हैं और बाकी जनप्रतिनिधियों भी उसमें शामिल होंगे और वो जल्दी से जल्दी हमको रिपोर्ट बना कर देंगे। जो अनियमितताएं हो रही हैं या हुई हैं उनकी वो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग खुद करके देंगे हम। हमारे को पूरा विश्वास है जो हमारे प्रभारी मंत्री महोदय ने आदेश और निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप काम होगा और जो है भविष्य में इस तरह के किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार अनियमितता नहीं होगी और पूर्व में हुई अनियमितताओं की जांच की जो कमेटी बनेगी वो रिपोर्ट देगी, ऐसा हमको विश्वास है और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होगा। आज हम धरने को हमारे को अस्थायी रूप से हटा रहे हैं। अगर ये इसमें कहीं कोई खामियां रही और कुछ रही तो हम पुनः धरने पर बैठ जाएंगे। और अब बात चूरू की, जहां सुजानगढ़ ज्वेलर्स सुसाइड मामले को लेकर मृतक के परिजन बगड़िया अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि उतनों सोनों के लिए अपने सुसाइड लेटर में जिन 2 लोगों का जिक्र किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग है। साथ ही परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही शव को यहां से ले जाएंगे। दूसरी ओर प्रशासन परिजनों के साथ समझाइश कर रहा है। में पुलिस की बहुत ज़्यादा ढिलाई रही है। फेसबुक सोशल मीडिया पर उसके द्वारा आत्महत्या का सुसाइड नोट लगाने के 1 घंटे बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक हमारे से कोई वार्तालाप नहीं हुई है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, न हम 100 को उठाएंगे। और ऐसे सुजानगढ़ में काफ़ी प्रकरण है और ये लोग अगर इस तरह नहीं रोका गया तो ये आगे बहुत दूरगामी परिणाम बहुत खराब होंगे। परिवार उन आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है जिसकी वजह से इसने आत्महत्या करी है और जिन पुलिस वालों ने इसको धमकाया है उनको सस्पेंड करना चाहता है और इसका मुआवजा इनके बच्चे के जो बीवी बच्चे हैं उनको आश्रितों को मुआवजा और इसकी वाइफ को नौकरी। घटना के पीछे क्या कारण रहे? घटना के पीछे उत्तम के बताने के मुताबिक एक उसका दुकान पड़ोसी है रामस्वरूप खटीक और एक लेडीज़ है
उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। उन्होंने इसको ब्लैकमेल करा है, कोई लॉकेट सोने का 500 रुपये में गिरवी रखा शुरुआत में, और उसके बाद में उसने वो लॉकेट भूलवश से उसके लेडीज़ ने 15 दिन का कॉल करा था उसमें वापस छुटाने के लिए। और रुक लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। संत आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठे हैं। संतों ने जांच के नाम पर खानापूर्ति की बात कही है। संतों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं और उनका कहना है कि जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। कमेटी कब आई कब गई पता नहीं चला। और इसके साथ ही संतों का कहना है कि हमारे पास आते तो हम उन्हें प्रमाण देते। जांच के नाम पर मजाक किया जा रहा है। संतों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जो जांच कमेटी गठित की गई है उस पर लेकर कुंजीलाल मीणा की जांच पर संतों ने सवाल उठाए हैं। जांच के नाम पर इतना बड़ा मजाक कभी आप सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जांच करता कब आ रहा है, कहां आ रहा है, कैसा किससे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने कहा उस चीज़ के सब प्रमाण हम लोगों के पास, हमारे पास आना चाहिए था। हम एक एक का नाम ले रहे हैं, एक एक की बता रहे हैं कि ये लोग उसमें लिप्त हैं। जांच कहाँ कर रहे हैं ये लोग, जांच कहाँ हो रही है? अभी आपने देखा इंटरव्यू हमारे बाबा का चल रहा है, उनकी कितनी हृदय की पीड़ा थी, कितना उन्होंने बार बार वो कह रहे थे डू एंड डाई, हम केवल ये काम करो नहीं तो मरो। ऐसी स्थिति उनके हृदय की पीड़ा को आप समझ नहीं सकते किस प्रकार से उन्होंने पूर्व से ही वो सब स्थितियाँ उनके हृदय में, किस प्रकार से पीड़ा का जो स्रोत था उनके हृदय में वो एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। और वो कि अंतगत्वा वो उस ज्वालामुखी ही उस भावना की ज्वालामुखी में वो अपने प्राण को त्याग दिए। कितना कष्ट, एक माचिस की तिल्ली जब हमारे हृदय लग जाती है कभी जलाते वक्त तो कितना दर्द होता है, तो वो तो किस प्रकार से जले होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने। और जांच आप बैठा रहे हैं, किन लोगों पे जांच बिठा रहे हैं, किन की जांच कर रहे हैं आप लोग? खाना पूर्ति करने के नाम पे वो जांच अधिकारी आता और रात में चला जाता करके, कोई जांच नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, संतों ने राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठा दिए हैं, क्या वजह इसके पीछे? क्या जो जांच कमेटी के सदस्य थे उन्होंने संतों से मुलाकात नहीं की, कोई जानकारी नहीं ली गई उनसे? देखिए बिल्कुल प्रियंका, जो राज्य सरकार द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है अब उस पर सवाल उठने लगे हैं। संतों ने उस पर सवाल उठाए हैं कि जो कमेटी गठित की गई थी वो कैसे आई, कहां पर आई और किससे उन्होंने बातचीत की, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी थी उसको संतों से बात करनी चाहिए थी और संतों से जो प्रमाण थे वो लेने चाहिए थे। संत उनको जो है पूरी घटनाक्रम के बारे में अवगत कराते, लेकिन जो जिनको जांच का जिम्मा दिया गया है कुंजीलाल मीणा, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और वो गुपचुप तरीके से जयपुर निकल गए। इसको लेकर के अब संतों ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जांच करता है वो कैसे निष्पक्ष रूप से जांच कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जो है संतों ने मांग की है कि जब तक इस पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक जो पूरे मामले का खुलासा है, घटनाक्रम है, वो नहीं हो सकता कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटित हुआ और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तब तक जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए संत लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने जो जांच कमेटी है उस पर सवाल खड़े किए हैं कि इसकी जो जांच है वो आखिर आए नहीं, घटनास्थल का उन्होंने दौरा ही नहीं किया, निरीक्षण ही नहीं किया जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वो सिर्फ अधिकारियों से मिले, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद गुपचुप तरीके से रवाना हो गए। संतों का कहना है कि वो हमारे पास आते, हम उनको पूरा घटनाक्रम बताते कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पूरे मामले की दीपक, और ये जरूरी भी था और कहा भी यही जा रहा था कि जब जांच कमेटी वहां पर पहुंचेगी तो साधु संतों से मुलाकात करेगी, अधिकारियों से मुलाकात करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।